तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये पॉसिबल है कि हम किसके किसके बीच हमको रिलेशन निकालना होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उसके बीच में आपको रिलेशन निकालना होता है। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन निकालते हैं उसी को क्या कहा जाता है? इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है, जहां पर टी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी टाइम इंटरवल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? टी से। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेलरेशन को a से, और जितना डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने उसको s से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी ग्राफ से हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को निकालेंगे। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u विच इन टाइम t। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी है v, जो कि कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर आपको दिखाई दे रही है। और जो टाइम के साथ में क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है ना, इंक्रीज हो रही है। एट द पॉइंट ए द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u एंड द एट द पॉइंट b इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v। देखिए पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, और पॉइंट e पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। ठीक है, जो कि पॉइंट b पर भी है, यहाँ पर दिख रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी सी इज इक्वल टू क्या है? बी सी इज इक्वल टू आपको क्या दिखाई दे रहा है? बी सी इज इक्वल टू v माइनस यू होगा। बी सी इज इक्वल टू v माइनस यू, यही होगा ना, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वी नो दैट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बताइए? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस u बाय t। v माइनस u बाय t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी, ये तो ठीक है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इसी को हम v माइनस यू अपॉन टी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या है, यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन अगर हम निकाल रहे हैं तो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंजेस क्या हो रहे हैं, v माइनस यू अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, t। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, अगर हम t को इस साइड ले जाते हैं तो a का t से मल्टीप्लाई होगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a t इज इक्वल टू v माइनस यू होगा, यही होगा। यस देखिए मैम। अब हमें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। ओके, अब देखते हैं मैम प्लीज सेकंड रिपीट इक्वेशन ऑफ अगेन। मोशन। ओके, देखिए यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, हो गया ना। बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी बी सी अपॉन ए सी क्या हो गया, टाइम इंटरवल। टाइम एक्सिस पे कौन सा है, ए सी है ना, ये देखिए टाइम एक्सिस पे कौन सा है, ए सी। ठीक, तो बी सी अपॉन ए सी हो गया इज इक्वल टू बी सी अपॉन ओडी भी लिख सकते हैं हम, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, ए सी पैरेलल ओडी दिख रहा है।
यस तो मैम। इज इक्वल टू ओडी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन ओडी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टाइम टी। ठीक है, तो अगर हम इस टी को इधर ले जाएंगे, ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस यू होगा। और हमें वेलोसिटी अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, कहाँ दिखला रहा है रिश्वा? देख रही है? क्लियर है ना यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा निकाला है। फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन लेट अस फाइंड द एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको देखना है कि कितना एरिया कवर हुआ है टाइम एक्सिस पे, विच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो देखिए कितना एरिया कवर हुआ है, यहाँ पर कितना एरिया कवर दिख रहा है आपको, ये देखिए ओ ए बी डी दिख रहा है। ठीक, फ्रॉम द ग्राफ एस एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी डी, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी डी। यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, एक आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल ओ ए सी डी, दिख रहा है रेक्टेंगल। यस ठीक, मैम। और एक आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल। ठीक, दिख रहा है रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों दिख रहा है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मैम लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ हमने लिया है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ओ ए क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ग्राफ में देखेंगे है ना, ओ ए क्या हो जाएगा लेंथ। यहाँ पर हम सिर्फ रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा ओ ए, और ब्रेथ क्या हो जाएगा ओ डी। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, मैम हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा, एसी होगा बेस, ग्राफ में देखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा एसी, और हाइट क्या हो जाएगा बीसी होगा। यस मैम। ठीक है, अब ओ ए इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, ओ ए इज इक्वल टू यू है ना, यस मैम। और ओ डी इज इक्वल टू क्या है टी। तो यहाँ पर ओ ए इंटू ओ डी की जगह पर क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा। ये यू टी कहाँ से आया पता चला, यस मैम। ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप देखिए 1/2 ए सी इज इक्वल टू ओ डी हो सकता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दिख रहे हैं ना, ए सी इज इक्वल टू ओ डी रख सकते हैं ना हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 ओ डी इंटू बी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं, यू टी इज इक्वल टू हाफ। अब ओ
ओडी कौन से एक्सिस पर है? टाइम एक्सिस टी पर है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो टी आ गया 1/2 टी, और फिर यहाँ पर देखिए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू होगा, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना, बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो गया। Yes, अब इसको ma'am. सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू टी हाफ टी वी माइनस यू, ये वाला टी को हटा देंगे, ठीक है, ये टी नहीं रहेगा। देखिए इसके बाद यू टी इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 v माइनस यू इज इक्वल टू क्या है, एटी है, एटी है ना, v माइनस यू इज इक्वल टू Yes, एटी, ma'am. इक्वेशन 1 में देखिए, Yes, ma'am. ठीक, सॉरी इक्वेशन 2 में है ना। तो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ एटी इंटू टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक, अब देखते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालना है, यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया गया है ओ ए बी डी, ग्राफ में देखिए एक पैरेललोग्राम आपको दिखाई दे रहा है ओ ए बी डी, दिख रहा है? Yes, ma'am. तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बताइए, फॉर्मूला बोलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। यहाँ लिखा हुआ है ना बेटा, देखिए 1/2 इंटू एडिशनल ऑफ पैरेलल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इंटू हाइट, है ना, यही है ना, Yes. पैरेलल साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इनटू हाइट, यही है फॉर्मूला पैरेललोग्राम का। वैल्यू रखेंगे 1/2 एडिशन ऑफ पैरेलल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, कौन कौन सा है पैरेलल साइड, कौन कौन से हैं पैरेललोग्राम में, ओ ए और बी डी, OA. यही है ना, Yes, ma'am. ओ ए प्लस बी डी है ना, इंटू यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगा, OD. ओडी, ओडी इसकी हाइट हो गई, ठीक। देखिए अब हम वैल्यू रखते जाएंगे, s इज इक्वल टू 1/2 ओ ए इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, u है, ओ इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी, प्लस बी डी इज इक्वल टू क्या है, बी डी इज इक्वल टू V. फाइनल वेलोसिटी v, V. ठीक है। और ओडी कौन से टाइम एक्सिस पर है, कौन से एक्सिस पर है, टाइम एक्सिस t पर है, तो क्या हो जाएगा Yes, ma'am. 1/2 u प्लस v इंटू टी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब इक्वेशन 2 से हम t की वैल्यू रखेंगे, तो Yes, ma'am. इक्वेशन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू, यही है इक्वेशन 2। लेकिन अगर हमें टी निकालना होगा तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए नीचे आ जाएगा, है ना, होगा यही। Yes, फिर ma'am. हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं v प्लस यू, है ना, इंटू v माइनस यू अपॉन ए टी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 v स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हुआ है ना, अपॉन 2a, ठीक है, ठीक Yes, है। ma'am. देखिए अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2as, यही होगा। तो ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ठीक, ma'am. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है, सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बताइए? मैम लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं ना। देखिए, तो ये जो लॉ है मोशन को, जो लॉ है उसको किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन प्रेजेंट द लॉ ऑफ मोशन बाय अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। किस लिए दिया था उन्होंने? फोर्स और मोशन के बीच के रिलेशन को समझने के लिए उन्होंने लॉज ऑफ मोशन को दिए थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, every object remain in its state of rest or its states of motion, uniform motion until some unbalanced external force act upon it। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पोजीशन पर है, एक जगह पर रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो वो तब तक रेस्ट पोजीशन पर रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, तब तक वो अपने रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा। ठीक है, वो कब मूवमेंट करेगा? जब उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तभी वो मूवमेंट करेगा, है ना? यस मैम। यस मैम। कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन पर है या फिर मोशन पोजीशन पर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन पर है, ये कोई मोशन कर रहा है, तो वो तब तक उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। यहाँ पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ही लगाने से ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज होगा। ठीक है, क्या अपन बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो पोजीशन चेंज होगा क्या? नो मैम। नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जो आप दोनों तरफ से लगाते हैं ना। तो पोजीशन कब चेंज होगा? जब आप अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, ओके मैम। यही क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक, जिससे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? According to the second law of motion, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force applied on that object। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए गए अनबैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है, समझ आया? यस मैम। तो मान लीजिए F क्या है? नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा है। P क्या है? मोमेंटम है। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो क्या हो जाएगा? फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम इज इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर? P2 माइनस P1। मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम बोल रहा है ना, तो इसीलिए P2 माइनस P1 हुआ है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या हो गया? टाइम इंटरवल, है ना। तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। ठीक, ठीक है यहाँ तक? यस मैम। जहाँ पर T1 क्या है? इनिशियल मोमेंटम है। P2 क्या है? फाइनल मोमेंटम है। T1 इज इनिशियल टाइम और T2 इज क्या है? फाइनल टाइम। ठीक है, यस मैम। तो अब देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए चेंज को हम इस तरह से शो कर सकते हैं।
अच्छा देखिए यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जहाँ चेंज होता है उसके लिए ये वाला साइन यूज किया जाता है डेल का। डेल पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और डेल टी इज इक्वल टू चेंज इन टाइम लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, अब दोनों साइड को हमें कांस्टेंट करना होगा, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटा के दोनों साइड को कांस्टेंट करना होगा, इक्वल करना होगा। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, के एल एम जो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये क्यों लगाया, दोनों तरफ कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया के। मान लीजिए के इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डेल पी इज इक्वल टू क्या था, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। पी इज इक्वल टू यस क्या मैम। होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना। यस मैम। तो डेल पी की जगह अगर हम उसकी वैल्यू रखते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम डेल वी अपॉन डेल टी, और डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, एक्सेलरेशन ए होता है ना। तो अगर डेल वी अपॉन डेल टी की जगह पर मैं ए रख दूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। ठीक है, ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है। यस मैम। F is equal to 1 kg, A is equal to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तो F is equal to क्या हो जाएगा, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, F is equal to 1 न्यूटन। ठीक, तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स which when applied on an object of 1 kg produced an acceleration 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर to the motion। देखिए जब किसी 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, 1 केजी प्रोडक्ट पर ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स, जिससे एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है, जिसे किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस मैम। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. इसके बाद आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है,
मैम जो फोर्स लगाने से उसका एक्शन और रिएक्शन चेंज होता है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप एक्शन करते हो उतना ही अपोजिट और इक्वल आपको क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। जैसे कि आप बॉल को किसी वॉल पे मार रहे हो, ठीक है, तो जितने फोर्स के साथ आप एक्शन कर रहे हो, बॉल को वॉल पे मार रहे हो, उतने ही फोर्स के साथ में वो अपोजिट आता है, आपके साइड बैक आता है वो। यस मैम। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, रिएक्शन। आप जितना एक्शन कर रहे हो उसके जस्ट अपोजिट और इक्वल क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन जो है बुलेट सॉरी गन चला रहा है, ठीक है, उसमें से जो बुलेट निकलती, वो जितना बुलेट निकल रही है वो क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो फायर करता है वो पीछे की तरफ खिसक जाता है, ठीक है, पीछे की तरफ खींचा आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जितना आप एक्शन लगाते हैं उसके जस्ट अपोजिट और उतना ही इक्वल क्या होता है, रिएक्शन होता है। यही क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक, Yes, ma'am. आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, फिर कल की क्लास में दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am.